जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे, आज जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, आनुवांशिकता। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आनुवांशिकता की जरूरत क्यों पड़ी, आनुवांशिकता है क्या। आनुवांशिकता अपने आप में एक बड़ा शब्द है और आनुवांशिकता खासकर विविधता को जन्म देती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि जो आपके भाई बहन होंगे या आपके जो रिश्तेदार होंगे, जो आपके परिवार होंगे, भले ही लड़की हो लड़का हो ना, या कुछ भी हो, परिवार में भाई बहन ही रहते हैं, तो उसमें भी आपको जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये वेरिएशन क्यों आई, ये विविधता क्यों आई, इसके पीछे कारण क्या है। आज इसी चैप्टर में हम समझेंगे कि ये विविधता क्या है। इसके साथ साथ हम समझेंगे मेंडल के बारे में, जिन्होंने महत्वपूर्ण नियम दिया। आनुवंशिकता का मतलब होता है कि अनु मतलब आने वाली, वंश मतलब पीढ़ी। तो आने वाली पीढ़ियों में जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। अब बच्चे देखो ना कि अपने चारों तरफ आपको विविधता देखने को मिलेगी। प्रत्येक जीव क्या है, एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करता है, और यही नेचर का भी नियम है, यही प्रकृति का भी नियम है कि वो क्या करता है कि एक दूसरे में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि सभी लोग एक समान नहीं हो सकते हैं, उनमें लक्षणों का अंतर हो सकता है, उनमें विभेद हो सकता है। तो अब जीवों में जो लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, वो विविधता कहाँ से आ रहा है, वो विविधता आता है आनुवांशिक पदार्थों से। किससे आता है? आनुवांशिक पदार्थों से आता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनक द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, उसी को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में आपका डीएनए आ जाता है, आरएनए है, क्रोमोसोम है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, जीन आ जाता है। तो ये सभी के सभी जो है कि आनुवांशिक पदार्थ हैं। और आपको ये बताया जाता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, ये सभी के सभी जो है न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब जो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। जो आपके कोश केंद्रक द्रव्य होता है, इसमें ये उपस्थित होते हैं, और कुछ जो है केंद्रिका में उपस्थित होते हैं। वैसे केंद्रक की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने केंद्रक की खोज 1831 में किया। लेकिन बच्चे, केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या होता है कि जिस तरह से हमारे शरीर में ब्रेन है, दिमाग है, क्या करता है, शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है ना, उसी तरह से हमारे कोशिकाओं में भी केंद्रक होता है, जो शरीर में होने वाली या शरीर की कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को या गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आनुवांशिकता का पहला जो नियम है, वो जो देने वाले जो वैज्ञानिक हैं आनुवांशिकता से रिलेटेड, वो वैज्ञानिक हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है बेटा, वो एक किसान परिवार में हुआ, और इनका जन्म 22 जुलाई 1822 के ऑस्ट्रिया के एक ब्रुन नामक शहर में हुआ। और इनके जो पिताजी थे वो पेशे से थे माली, एक माली परिवार में हुआ था। बाद में इन्हें जो है कि जो ईसाई धर्म में जो पादरी होते हैं, जो फादर्स होते हैं, जो चर्च में जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो वहाँ की देखभाल करते हैं, वहाँ की जो पूजा पाठ संपन्न कराते हैं, उन्होंने वो कार्यभार संभाला। उन्हें परिवार भी तो चलाना था, लेकिन वहाँ पर रहकर उन्होंने खासकर मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया। मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पाइसम सटाइवम है। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम जो उसका वैज्ञानिक नाम है, उन्होंने उस पर काम किया, और मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, और यही राज जो है उनकी सफलता का कारण बनता रहा। लेकिन मेंडल ने काफी वर्षों तक जो है कि प्रयोग किया, परंतु उनके नियमों को लेकर उनको जो है हमेशा उपेक्षित किया गया। कहते हैं ना कि जब आप कोई भी कार्य आप करते हैं,
और उस समय ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं और उन कार्यों को आप कोई ध्यान नहीं देता है, परंतु जब आप सफलता की श्रेणी पर पहुंचते हैं तो आपके द्वारा किए गए कार्यों को बड़ा बखूबी से ध्यान दिया जाता है। तो मेंडल के जो नियम है ना बच्चे, उसको बड़ा दिनों पर जो है उपेक्षित किया गया, मतलब उसको ध्यान ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें डार्विन, लैमार्क ये सब का नियम चल रहा था। तो ये जब अपना नियम लेके जाते कहते भैया मेरा भी नियम देख लो, तो लोग कहते भैया ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में मैथ कहाँ से, रेशियो कहाँ से, अनुपात क्या है, मतलब उनको उनके नियम को जो है कि किसी ने समझा ही नहीं। हालांकि उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के लगभग कुछ वर्षों के बाद जो है कि उनके शिष्य, उनके जो 3 वैज्ञानिक जैसे कि कार्ल कोरेंस हैं, ह्यूगो डी ब्रीज हैं, वान सेरमार्क है, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर नियमों जो है मेंडल के नियमों का पुनर्खोज किया। जब मेंडल के नियमों का पुनर्खोज किया तो और उसमें पाया गया कि मेंडल ने 3 नियम दिया था। 3 नियम क्या दिया था? जिसमें आपको दिख पा रहा है कि इसमें आपको दिख रहा है प्रभाविता का नियम दिख रहा है, उसके अलावा आपको दिख रहा है पृथक्करण का नियम दिख रहा है, इसको हम वियोजन का नियम कहते हैं, वियोजन का नियम भी कहते हैं, या फिर तीसरा जो आपको नियम दिख पा रहा है वो है आपका पृथक्करण का, सॉरी वो तीसरा जो नियम है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। 3 नियम आपको दिख रहे हैं, प्रभाविता का है और ये है। वैसे तो मेंडल ने जो है कि मटर के पौधे के 7 लक्षणों का चुनाव किया और चुनाव करने के पश्चात उन्होंने पाया कि जो मेंडल हैं उन्होंने जो है कि इस नियम को बखूबी प्रतिपादित किया और बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके कार्यों को शाबाशी देने लगे और उन्हें जो है आनुवंशिकता का जनक कहा गया, आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा गया। ठीक है, और आनुवंशिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक हैं विलियम बेटसन है। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो आइए समझते हैं, हालांकि इसमें बेसिकली जो हमको समझना है बच्चे वो समझना है एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस का तात्पर्य ये है कि इसमें हम 2 विपरीत लक्षणों वाले के बीच में क्रॉस कराएंगे, संकरण कराएंगे, फिर उससे उत्पन्न लक्षणों को हम जीनोटाइप फिनोटाइप के रूप में प्रकट करेंगे। अब जैसे मेंडल का 2 नियम है, जैसे प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, तो ये जो नियम है ये आपका आ जाता है एक संकर क्रॉस में आ जाता है। एक संकर का मतलब एक नहीं, एक संकर क्रॉस का मतलब होता है कि एक तरफ हम जो है कि प्रभावी लक्षण ले लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, अप्रभावी लक्षण लेते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल टी का प्रयोग करते हैं और इधर स्मॉल टी का उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पीछे दिख पा रहा है कि एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, एक तरफ आपको कैपिटल टी दिख रहा है और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, स्मॉल टी दिख रहा है। तो इस तरह से मेंडल ने एक संकर क्रॉस हो गया। लेकिन द्विसंकर क्रॉस का क्या मतलब है? द्विसंकर क्रॉस का मतलब होता है कि जिसमें एक से अधिक लक्षणों को क्या करें, मिक्स कर दिया जाए। मिक्स करने का मतलब उसमें प्रभावी भी हो अप्रभावी भी हो, जैसे कि गोला है पीला, मतलब रंग भी है उसका आकार भी है, दोनों तरह के नियमों को उसमें मिक्स कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कई प्रकार के लक्षणों को आपस में मिक्स कर देते हैं ना बच्चे, तो उसी को हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस में हम विपरीत लक्षणों को लेते हैं, एक सिंगल इधर लक्षण ले लेते हैं, एक सिंगल लक्षण इधर ले लेते हैं, जबकि जो आपका द्विसंकर क्रॉस है उसमें हम क्या करते हैं, कई लक्षणों को मिक्स कर देते हैं और फिर देखते हैं कि उसके परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं मेंडल का पहला नियम। जो मेंडल का पहला नियम है बेटा, जैसे कि दिख पा रहा है प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम है तो प्रभाविता में ये बताया गया है कि इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षणों पर क्या होगा, हावी होगा ना। एक लक्षण इधर होगा प्रभावी और उसके विपरीत में एक लक्षण होगा अप्रभावी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इधर हमने जो है कि कैपिटल टी ले लिया है, उसके बाद इधर क्या ले लिया है, स्मॉल टी ले लिया है। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब जो कैपिटल टी दिख रहा है वो क्या है बच्चे, वो है प्रभावी लक्षण। यह लंबे पौधे के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, लंबे पौधे के लिए। जबकि जो स्मॉल टी दिख रहा है वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, वो प्रेजेंट किया जाता है
बौने पौधे के लिए। अब जो लंबा पौधा है वो प्रभावी है, जो बौना है वो क्या है, अप्रभावी। अब जब इन दोनों में क्रॉस कराया जाएगा तो इसके परिणाम क्या होंगे। तो जब यहाँ देखो कि जब इसका फर्स्ट पीढ़ी निकाला गया, जब इसका F1 निकाला गया तो F1 में आपको दिख रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसमें पौधा आया है संकर लंबा। क्या आया है, संकर लंबा। संकर लंबा का मतलब है कि इसमें दो लक्षण जो है मिक्स हैं, लेकिन आपको प्रभावित मतलब की कह सकते हैं कि प्रभाविता के आधार पर यह आपको प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे रहा है। ये प्रभावी लक्षण दिख रहा है, ठीक है। तो जब F1 में निकालोगे सभी क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे, इसका F2 निकालेंगे। तो जब इसका F2 निकालेंगे तो F2 निकालने के बाद यहाँ देखो, जब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो लक्षण प्रकट होंगे वो क्या होंगे, F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में क्या आएगा, कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा और कैपिटल टी फिर स्मॉल टी आ जाएगा। लास्ट में आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख पा रहा है इसमें कि स्मॉल टी। जो इस यहाँ पर कैपिटल टी दिख रहा है वो क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है। जो कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है वो क्या है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है वो है संकर लंबा, और ये भी क्या है, संकर लंबा है। फिर उसके बाद शुद्ध जो है बौना है। तो इसका जो हम रेशियो निकालेंगे ना, जब इसका रेशियो निकालेंगे तो इसमें अगर प्रभाविता के नियम के अनुसार देखेंगे तो इसमें 3:1 आएगा। कितना आएगा, 3:1 आ जाएगा, जिसमें से 3 आपको लंबे पौधे दिख रहे हैं और 1 आपको क्या दिख रहा है, बौना पौधा दिख रहा है, ठीक है। फिर इसका जीनोटाइप, आप फिनोटाइप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है ये आपका 3.1 हो गया, नीचे जो है 3:1 है, जबकि 1:2:1 इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। तो ये तो रहा मेंडल का पहला नियम। प्रभाविता में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक तरफ प्रभावी लक्षण है और दूसरी तरफ क्या है, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। जो प्रभावी लक्षण है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अप्रभावी जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा तो वो संकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, फिर हम देख लेते हैं इसके बारे में, आगे समझते हैं। दूसरा नियम है विसंयोजन का नियम, जिसको वियोजन या पृथक्करण का भी नियम कहते हैं। इसमें हम दो तरह के पुष्पों को हम ले रहे हैं, एक आपको कैपिटल आर दिख रहा है और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, स्मॉल आर। जो कैपिटल आर है वो लाल पुष्प है, क्या है बेटा, वो लाल पुष्प है, जबकि स्मॉल जो है वो क्या है, सफेद पुष्प है। जब इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाएगा तो यहाँ पर जो है कि फर्स्ट पीढ़ी में क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाएगा। जब कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाएगा तो ये आपका क्या, कौन सा यहाँ आ जाएगा, गुलाबी पुष्प आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पिंक कलर का पुष्प आ जाएगा। तो इसका F1 निकालिए। लेकिन अब आपको क्या करना है कि गुलाबी और गुलाबी के बीच में कराना है, जैसे कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में संकरण कराओगे तो आपको यहाँ पर दिख पा रहा है कि एक में आपको कैपिटल आर दिख रहा है, एक में कैपिटल आर दिख रहा है, एक में कैपिटल आर फिर स्मॉल आर दिख रहा है, फिर एक में स्मॉल आर दिख रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि एक में क्या है, एक में आपको लाल पुष्प दिखाई दे रहा है, 2 गुलाबी दिख रहा है और 1 सफेद दिख रहा है। तो इसका अगर हम अनुपात निकाल लेंगे ना तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात होगा 1:2:1 आएगा, जिसमें से 1 लाल है, 2 गुलाबी है और 1 क्या है, सफेद है। ये तो रहा मेंडल का दूसरा नियम। तो ये रंगों के पर आधारित था, पहला जो है पौधों की लंबाई पर आधारित था, जो प्रभाविता का नियम था। अब आ जाते हैं द्विसंकर क्रॉस के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है मेंडल के तीसरा नियम, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखो बेटा, इसमें हमने बताया था ना कि कई प्रकार के लक्षणों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। जब कई तरह के लक्षणों को मिक्स कर देते हैं तो इनमें जो लक्षण है बेटा वो अलग अलग तरह से आ जाते हैं। लेकिन ये नियम यही कहता है कि भैया हम कई लक्षणों को मिला दें। जब कई लक्षणों को मिला देते हैं तो लास्ट में क्या होता है, सब पृथक हो जाएगा। जो हरा वाला है, जो गोल वाला है, जो पीला वाला है, जो झुर्रीदार है, वो सभी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो आप ऊपर देख पा रहे हैं कैपिटल आर है और जो है कि स्मॉल वाई है, स्मॉल आर, फिर उसके बाद
कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई। जब इसको F1 निकाला जाता है तो F1 में आपका आ जाता है क्या कि जब F1 निकालते हैं तो जो है कि आपका दो तरह से आ सकता है, या तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएगा और कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, या कैपिटल आर स्मॉल आर या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन पहले वाली पीढ़ी में आपको देखने को ये मिलेगा कि वहां पर जो लक्षण आएंगे, वहां पर वो लक्षण आएंगे कौन से, वहां पर लक्षण आएगा क्या, पीले गोल आएंगे। तो हम किसके किसके बीच में संकरण करा रहे हैं, पीला गोल के बीच में संकरण करा रहे हैं, किसके बीच में, पीला गोल के बीच में संकरण करा रहे हैं, और किसमें करा रहे हैं, हरा झुर्रीदार के बीच में संकरण करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या निकला, सभी के सभी क्या आ रहे हैं, पीले गोल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पीले गोल हैं, परंतु ये संकर है, क्या है, संकर है। अब यहाँ आपको बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है और इस बॉक्स में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ क्या है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक तरफ कैपिटल आर है फिर स्मॉल आर है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी रह सकते हैं कि भाई देखो कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर फिर, या फिर इसको रख सकते हैं कि कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, या किसी भी तरीके से इसको रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है दिख पा रहा है कि जब हम पहले वाले में देख रहे हैं तो पहले वाले खाने में जब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने की जो विधि है, ठीक है, तो उसमें जो पहला वाला क्रॉस कराएंगे तो इसमें आपको सभी पहले वाले बॉक्स में आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पर सभी के सभी पीले आए हैं, क्या है, पीले गोल आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वाला दिख पा रहा है तो इसमें जो है कि आपको पीला गोल दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको हरा गोल आ जाता है, उसके बाद पीला गोल है, फिर उसके बाद हरा गोल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर संकरण जब तीसरे वाले से कराओगे तो तीसरे वाले संकरण में आपको पीले गोल मिल जाएंगे, फिर आपको लगभग उसमें पीले गोल मिल जाएंगे, फिर उसके बाद पीला झुर्रीदार भी इसमें मिल जाता है। फिर उसके बाद लास्ट वाले में कराते हैं तो आपको इसमें भी आपको मिल जाएगा कितना, पीला गोल मिलेगा, और इसके अलावा जो है कि इसमें आपको मिल जाएगा क्या, जो है कि पीला झुर्रीदार मिल जाएगा, और एक इसमें मिल जाएगा आपको हरे झुर्रीदार मिल जाएगा। जब इस तरह से इसको क्रॉस कराते हैं, देखो ये चीज को समझना है कि जो इधर पर रखा है ना, उधर पर जो रखा है, जैसे कैपिटल आर है या कैपिटल वाई है, तो बॉक्स में आप कैपिटल वाई रख दो, फिर कैपिटल आर रख दो। मतलब जब भी रखना है तो इसमें 4 कैरेक्टर्स रखना पड़ेगा, मतलब 4 प्रकार के यहाँ चिन्ह रखना पड़ेगा, जैसे कैपिटल आई है, कैपिटल आर हो गया, तो ये पूरी तरह से शुद्ध हो गया ना। उसके बाद इसको जो पहले वाले पैटर्न को पहले को पूरे में खत्म करेंगे, फिर दूसरे वाले को उसमें खत्म करेंगे, फिर इसको इसमें खत्म करेंगे, फिर इसको इसमें खत्म करेंगे। लेकिन जब भी कराना है तो ऊपर वाले से ही कराना है। ये F2 का है, तो इसका टोटली जो अनुपात आएगा वो 9 अनुपात पे क्या आएगा, 3:1, मतलब 9 3 3 1, 9 अनुपात 3:1, जिसमें से 9 जो है पीले गोल आएंगे और एक क्या आएगा उसमें से, एक उसमें हरा झुर्रीदार आएगा और 3 उसमें पीला झुर्रीदार है, और उसमें 3 जो है वो हरे गोल है, ठीक है। तो ये मेंडल, इसको आपको बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तीसरे वाला नियम को जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको धीरे धीरे इसमें आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम ये तय करेंगे कि भैया कि मेंडल ने आखिर मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया। अब मटर के पौधे का चुनाव करने का मतलब है कि मटर जो है बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, उसे कहीं भी बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो है कि इसके उत्पादन में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। यह जो है कि एक वर्षीय पौधा है, और इसके साथ साथ जो है कि इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों तरह की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये तो रहा मेंडल का नियम, और अभी इसमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। फिर मैं आपको एक दिन जो है रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें जो है कि क्रॉस हो रहा है, और फिर मेंडल के अलावा और कौन कौन से नियम हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा से क्रिटिकल है, थोड़ा से इसमें थोड़ा से परिश्रम करना पड़ेगा, बाकी सब इजी है, सब आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।